हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप बेहतर होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नेम है सॉलिड स्टेट। इसकी एक वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं और वो वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी। उसमें हमने डिस्कस किया था अमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में कि ये होते क्या हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन किया था उसमें हमने। आज हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंसेस क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में और अमोर्फस सॉलिड के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अपनी नोटबुक ओपन कीजिए और जो मैं आपको नोट करवाऊँ वो नोट करते रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नेम है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और ज़्यादातर इसके जो पॉइंट हम यहाँ कवर करेंगे वो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चलो करते हैं शुरू। तो डिफरेंस हम करने जा रहे हैं तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक साइड में हम लिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और इधर हम लिख देते हैं अमोर्फस सॉलिड। तो सबसे पहले जिस पॉइंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शेप, कि इन दोनों का आकार कैसा होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड का और अमोर्फस सॉलिड का। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनमें एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है और इनकी एक डेफिनेट शेप होती है। लेकिन अमोर्फस सॉलिड में क्या होता है कि जो पैटर्न, ये जो एटम्स और पार्टिकल्स हैं उनका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता, तो इनकी कोई रेगुलर शेप भी नहीं होती। तो यही हम इसमें लिखेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डेफिनेट जियोमेट्रिक शेप इनकी एक डेफिनेट जियोमेट्रिक शेप होगी, क्योंकि इसमें क्या होगा, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है। अमोर्फस की बात करें तो इसमें कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। तो लिखिए अमोर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव, क्या लिखेंगे, डेफिनेट जियोमेट्रिक शेप। तो ये है आपका फर्स्ट पॉइंट, यानी कि क्रिस्टलाइन की एक प्रॉपर शेप होगी और अमोर्फस में कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। इसका एग्जांपल भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जरा देखिए, हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था। अगर आप ये बनाना चाहो तो बना सकते हो। ये मान के चलिए कि ये जो बॉक्स है यहाँ पर इनका साइज सेम है और जहाँ ये क्रॉस हो रहे हैं वहाँ क्या है, एक एक एटम है। आपके बुक में जो डायग्राम है वो कुछ अलग दिखाया हुआ है, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एटम्स है और ये कोई सैंपल है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो इसमें क्या होगा, कहीं भी ये देख लें, ये पोर्शन देखें या ये पोर्शन देखें, हर जगह सेम दिखाई देगा हमें। ये जो साइज है वो भी सेम दिखाई देगा, यानी कि एटम्स के बीच में डिस्टेंस भी सेम दिखाई देगी और ये जो शेप हमें दिखाई दे रही है वो भी सेम दिखाई देगी हर पॉइंट पे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनमें क्या होगा कि डेफिनेट शेप होती है। लेकिन अमोर्फस के केस में ऐसा नहीं होता। इनके केस में कुछ कह नहीं सकते भी क्या शेप मिलेगी हमें। जरा इसको देखें तो इसमें ये और ये हो सकता है सेम हो, लेकिन यहाँ या यहाँ बात करें तो हमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है। तो ये एग्जांपल है अमोर्फस का, यानी कि इसमें कोई रेगुलर शेप नहीं होती। तो इसलिए ये है आपका फर्स्ट टॉपिक, शेप। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल
ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, लेकिन अब नोट करना और थोड़ा सा समझना इसको जरा। देखो होता क्या है, ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं कि इसमें किस प्रकार का ऑर्डर होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये हम लास्ट वीडियो में थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार देख लीजिए। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी हमने चर्चा की कि इसमें क्या होगा, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है एटम्स का, यानी कि सभी जो एटम्स होंगे वो एक जैसी डिस्टेंस पे होंगे और वो एक प्रॉपर ज्योमेट्री बना रहे होंगे, एक जैसी शेप बना रहे होंगे। तो इसीलिए इसमें क्या है, चाहे किसी भी पॉइंट पे हम देखें तो हमें एक जैसा पैटर्न दिखाई देगा। तो इसीलिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो होते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और अमोर्फस की अगर हम बात करें तो इसके केस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। जो एटम्स होंगे, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनकी कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। तो हो सकता है कि थोड़ी दूरी तक हमें उनमें दिखाई दे जाए एक जैसा पैटर्न, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम उनमें ये देखें कि लॉन्ग रेंज में वो पॉसिबल हो। यानी कि जो उनका जो पैटर्न बन रहा है वो इरेगुलर होता है। तो कुछ दूरी तक सेम हो सकता है, लेकिन वो पूरे सैंपल में अगर हम बात करें तो उसमें हमें एक जैसा पैटर्न मिलना पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए जो अमोर्फस सॉलिड होंगे वो क्या होंगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो समझ में आ गया होगा। अब इसको नोट करते हैं जरा, देखो कैसे। सेकंड जो पॉइंट है, दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट of constituent particles यानी कि इनमें क्या होगा, रेगुलर अरेंजमेंट होगा। इसी वजह से तो लिखो इसमें, सो दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो इनमें क्या होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। या आप लिख सकते हो दे, या आप इसमें लिख सकते हो दे सेड टू बी एक्जी। उसके बाद में अमोर्फस की बात करते हैं तो इनमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। तो लिखिए दे डू नॉट हैव एनी रेगुलर अरेंजमेंट of constituent particle यानी कि इनमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा। तो इसीलिए दे मे हैव, तो लिख सकते हो आप सो दे मे हैव, सीधा लिखो सो दे मे have तो इनमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। तो इसीलिए हम इनके बारे में लिखेंगे कि सो दे मे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उम्मीद करता हूं आप नोटबुक पे साथ के साथ नोट कर रहे हो। अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस, और वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर मैं ये कहूँ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड 100 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होते हैं तो ये 100 पर ही होंगे। और अगर मैं कहूँ अमोर्फस सॉलिड के बारे में तो ये चीज़ इनके केस में नहीं होती। ये मेल्ट होते हैं एक रेंज के बीच में, यानी कि 70 डिग्री से लेके 90 डिग्री सेल्सियस, इस प्रकार रेंज होंगी। यानी कि मैं ये कहूँ कि अमोर्फस सॉलिड 70 डिग्री सेल्सियस से लेकर 90 डिग्री सेल्सियस के बीच में किसी भी टेम्परेचर पर मेल्ट हो सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको वैल्यू नहीं बता रहा, तो ये आप एग्जांपल मान के चलिए। तो लिखते हैं इसके बारे में ज़रा देखिए, फिर थोड़ा और क्लियर होगा आपको।
crystalline solids have sharp melting point. इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा, अगर 100 का है तो 100 ही मिलेगा। और इसका रीजन क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि जो एटम्स है उनकी रेगुलर अरेंजमेंट, हर जगह एक जैसा ही हमें मिलेगा पैटर्न। तो इसलिए जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होगा, हर पॉइंट पे हमें क्या करना पड़ेगा? एक जैसी एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इनको मेल्ट करने के लिए। तो इसीलिए इनका फिक्स, यानी कि हम कह सकते हैं भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। अमोर्फस के केस में लिखो, थर्ड पॉइंट है ना ये, तो लिखो अमोर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट और इसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। एटम्स और मॉलिक्यूल्स है जो वो प्रॉपरली अरेंज नहीं होते, कहीं पर कोई स्ट्रक्चर बनेगी, कहीं पर कोई स्ट्रक्चर बनेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक रेंज के बीच में वारी करता है इनका मेल्टिंग पॉइंट, जो हमने डिस्कस किया। मेल्टिंग पॉइंट से मिलता जुलता एक पॉइंट और भी है, वो भी हम नोट कर लेते हैं। उसको हम कहेंगे इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता क्या है। तो ये क्या है? एनर्जी है रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, यानी कि 1 ग्राम सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे? इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है तो इसमें ये वैल्यू फिक्स होगी, तो लिख सकते हो आप दे हैव definite heat of fusion, enthalpy of fusion या heat of fusion, ये एक ही बात है। तो इनमें एक डेफिनेट वैल्यू होगी। लेकिन अमोर्फस के केस में क्या होगा? ये फोर्थ पॉइंट है। अमोर्फस के केस में दे डू नॉट हैव definite heat of fusion। इनमें वैल्यू फिक्स नहीं होती हीट ऑफ फ्यूजन की, तो नोट कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्लीवेज प्रॉपर्टीज। क्लीवेज प्रॉपर्टी काफी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी है ये। अब ये कह रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड, अगर इनको हम किसी भी शार्प एज टूल से काटेंगे, यानी कि कोई तीखी धार वाले चाकू से या कोई और टूल, उसे हम काटने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? तो बिल्कुल वही फीलिंग आएगी जो हमें केक काटने में आती है या पनीर काटने में आती है। तो पनीर को जब हम कट करते हैं तो कैसा सरफेस होता है? आसानी से वो क्या होगा? 2 पार्ट्स में कट हो जाएगा। जहाँ से हम उसको काटने की कोशिश करेंगे वैसे ही वो कट हो जाता है। होता है कि नहीं होता? और जो नया सरफेस बनेगा वो बिल्कुल प्लेन और स्मूथ होगा। तो मुंह में पानी तो जरूर आ गया होगा, लेकिन एग्जाम्पल भी इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह के जो सरफेस बनते हैं प्लेन और स्मूथ, यानी कि पनीर को हमने कट किया बीच में से, और जो नया जो 2 पीस बने हैं वो बीच में उनका जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन और स्मूथ है। और अमोर्फस का अगर हम एग्जाम्पल लें तो कांच को कट करेंगे अगर हम, तो क्या होगा? तो उसमें ना जो जहाँ से हमने कट किया है तो वो जो सरफेस होगा ना वो खुरदरा सा बन जाएगा, इरेगुलर होगा। तो ये होता है अमोर्फस के केस में। तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे। और पनीर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल नहीं है, ये मैंने आपको बस वैसे ही बताया है। तो लिखो, कहीं लिख दो भी सर ने बताया क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है पनीर इसका एग्जांपल है। तो क्या लिखेंगे? व्हेन कट विद शार्प एज टूल जब इसको शार्प एज टूल से कट करेंगे
they split into two pieces, यानी कि दो भागों में बंट जाएंगे, and newly formed pieces are plain and smooth, यानी कि जो नया सरफेस बन रहा है वो प्लेन और स्मूथ होगा। तो समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। अब बात करते हैं अमोर्फस सॉलिड की। तो क्या लिखोगे इसके अंदर, व्हेन कट विद शार्प एज टूल दे स्प्लिट इनटू two pieces with irregular surface। तो इसका मीनिंग क्या है, क्लियर हो गया होगा। यानी कि जब इसको बीच में से कट करेंगे तो खुरदरा सा सरफेस बनेगा, ये नहीं कि ना कि इसकी तरफ प्लेन और स्मूथ। जैसे आपको बोर्ड ये दिखाई दे रहा है प्लेन और स्मूथ, ऐसा सरफेस नहीं बनता जैसा पनीर में बनता है। इसमें क्या होगा, कांच की तरह सरफेस बनता है। कांच तो है ही अमोर्फस सॉलिड, तो इसलिए हमने कांच का एग्जांपल लिया है। तो ये है आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। और इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है नेचर, जो अगला डिफरेंस इनमें आता है नेचर का। ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज भी है और इनके बीच में डिफरेंसेस भी है। तो नेचर में क्या होगा, ये तो होते हैं बिल्कुल रिजिड सॉलिड्स, यानी कि बिल्कुल सख्त सॉलिड होंगे। जैसे ये है सख्त है, तो इस प्रकार के सॉलिड होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो लिखो, दे आर रिजिड सॉलिड्स। इसके केस में हम क्या लिखेंगे, दे आर सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। दे आर रिजिड सॉलिड्स। ये तो चलो क्लियर होती है बात, रिजिड सॉलिड्स होंगे यानी कि सख्त सॉलिड होंगे, जिनकी जो बनावट होगी काफी सख्त होगी, जैसे कोई पत्थर है। लेकिन ये क्या है, दे आर सूडो सॉलिड्स। अब ये क्या नई टर्म आ गई भी, सूडो सॉलिड्स क्या होते हैं, या सुपर कूल्ड लिक्विड। तो इसमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जो वाटर होता है पानी, तो उसको जब हम ठंडा करते हैं तो क्या होगा, फ्रीजर में जब ठंडा करेंगे तो क्या होगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड में कन्वर्ट किस में हुआ, आइस में। यानी कि वाटर को हमने जब कूल किया तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, आइस में। और आइस क्या है, एक सॉलिड। तो इसी प्रकार अगर किसी लिक्विड को हम सुपर कूल कर दें, सुपर कूल यानी कि बहुत ज़्यादा कूल कर दें। अब ये जो आइस है ना, इसको थोड़ा सा टेम्परेचर मिलेगा तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। यानी कि टेम्परेचर मिला तो ये वापस क्या है, लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगी, यानी कि वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम किसी भी लिक्विड को, स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि उसको सुपर कूल्ड कर दें, यानी कि बहुत ज़्यादा कूल कर दें, तो वो क्या होगा, इजीली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो ग्लास है यानी कि कांच है, वो सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। समझ में आई बात है। सुपर कूल्ड लिक्विड का जो दूसरा नाम है वही है सूडो सॉलिड्स, सूडो सॉलिड्स। तो याद रख लोगे ये बात, ये एक नई टर्म है, थोड़ा ध्यान से समझना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम आगे सोल्व करेंगे, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और वो है अनआइसोट्रोपी। तो ये लास्ट पॉइंट है जो हमने डिस्कस करना है। तो देखिए होता क्या है, तो वीडियो को बीच में मत छोड़ के चले जाइएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आपको पूरी नॉलेज मिलेगी, आपको सीखोगे।
और मैं आपको इसीलिए कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे पास टाइम भी बहुत है और हम सारे के सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपने सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिए तो ये लंबे टाइम तक आपकी मेमोरी में रहेंगे और इससे आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बीच में छोड़ के जाओगे, आधी वीडियो आज देखोगे, आधी कल देखोगे, तो फिर बात नहीं बननी, रिदम टूट जाता है। तो नोट कीजिए एनिसोट्रॉपी होता क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होंगे, एनिसोट्रोपिक होंगे नेचर के अंदर। क्या होता है ये हम डिस्कस कर लेंगे। एंड हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं यहां लिख देता हूं। डिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक बार नोट करते चलो, हम डिस्कस करेंगे इसको। और दूसरी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या लिखा हमने, हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन अमोर्फस के बारे में भी लिख लेते हैं। अमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। एंड यहां लिखो सीधा ही, दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज वो मैं आपको यहां बता चुका हूं। इन ऑल डायरेक्शंस। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो यहां हमारे पास दो वर्ड निकल के सामने आए हैं, एक तो एनिसोट्रोपिक और दूसरा क्या है, आइसोट्रोपिक। तो अब देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहां पर। ये कोई सैंपल लिया हमने सॉलिड का, ये है ए टाइप के मॉलिक्यूल। अब इसमें क्या है, बी टाइप के मॉलिक्यूल भी है, या एटम हम कह सकते हैं। ये रेड वाले बी है और ब्लैक वाले ए हैं, इससे आप आसानी से समझ सकते हो। अब देखो इसमें लिखा क्या गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर। एनिसोट्रोपिक है क्या वो हम अभी समझेंगे। नेक्स्ट लाइन देखो, हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो अलग अलग होगी। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कहाँ डिफरेंट होगी, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, यानी कि अलग अलग डायरेक्शंस में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। और इसके केस में क्या है कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होगी इन ऑल डायरेक्शन। तो ये होता है क्या, जरा समझो इससे। अब ये कोई सॉलिड हमने लिया है, इसमें जो अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है ना, देखो सेम सा दिखाई देगा। भी 4 ब्लैक के बीच में एक रेड आ रहा है, या ये कहो भी 4 ए टाइप एटम्स है, बीच में क्या है बी, 4A और बीच में बी, 4A और बीच में बी। तो इसका मतलब क्या, ये जो सैंपल हमने यहाँ लिया है ये कौन सा टाइप है, ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल, क्योंकि इसमें सभी जो अरेंजमेंट है ना एटम्स की वो क्या है, सेम है एवरी पॉइंट पे। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब हम अलग अलग डायरेक्शंस में देखते हैं भी इसमें जो अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर अरेंजमेंट क्या है। भी यहां अगर हम देखें, देखो
मैं एक लाइन लगाता हूँ इस चीज़ को समझने के लिए। ऐसे ये है ए और ये है बी, इस लाइन को मैंने नाम दे दिया ए से बी, यानी कि ए से बी डायरेक्शन में हम देख रहे हैं इसको। तो इस लाइन के साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ ए टाइप के ही एटम्स आपको दिखाई देंगे, और इसके दूसरी साइड अगर हम देखेंगे तो हमें बी टाइप्स के एटम दिखाई देंगे, यानी कि एक जैसे एटम्स की लाइन हमें दिखाई दे रही है इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? ए से बी डायरेक्शन में। अब अगर हम बात करते हैं इस डायरेक्शन के बारे में, और इस डायरेक्शन को हम नाम दे देते हैं सी से डी। तो अब जरा यहां गौर करो, क्या यहां जो अरेंजमेंट था ए से बी, क्या वही अरेंजमेंट हमें सी से डी तक दिखाई दे रहा है? चेक करो इस लाइन के साथ, देखते हैं। तो यहां क्या है? एक ए एटम, एक बी एटम, एक ए, एक बी, एक ए, और यहां फिर क्या आ जाएगा? एक बी। कुछ इस प्रकार की अरेंजमेंट हमें दिखाई दे रही है जो ए और बी से बिल्कुल अलग है। समझ में आ गई ये बात या नहीं आई? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, जरा देखो। ये जो हमने एग्जांपल लिया है ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल। क्यों है क्रिस्टलाइन सॉलिड? क्योंकि इसमें जो एटम्स है इनका एक रेगुलर अरेंजमेंट है सभी की। 4 ब्लैक के बीच में एक रेड एटम हमें दिखाई दे रहा है, यही है, ये अरेंजमेंट है इनकी। अब इसमें यह कहा गया है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एनिसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, और एनिसोट्रोपिक में क्या होता है कि जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की हम बात करते हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है। तो अलग अलग क्यों होती है वही चीज हम यहां एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहां 2 डायरेक्शन को चूज किया। फर्स्ट वन ए से बी, ये डायरेक्शन जो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, और सेकंड डायरेक्शन कौन सी है? सी टू डी, यानी कि डायगोनली। अब ए से बी को हम देखेंगे तो क्या होगा? इस लाइन के अलोंग क्या है? एक जैसे एटम्स हमें दिखाई दे रहे हैं, या तो सारे ए दिखाई देंगे या हमें बी दिखाई देंगे। लेकिन जब हम जाएंगे सी से डी की तरफ तो यहां क्या होगा? एक ए, एक बी, ए बी अरेंजमेंट हमें दिखाई देगी। तो ये बताओ ए से बी और सी से डी अलग अलग डायरेक्शंस में जो इनकी अरेंजमेंट है वो अलग हुई कि नहीं हुई? अलग हो गई ना। तो इस अलग होने के कारण ही हम कह रहे हैं कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होंगी। और इसी तरह के जो एटम्स होते हैं, यानी कि इस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं जिनकी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो अलग अलग होंगी। क्यों अलग होंगी? ड्यू टू दी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो अलग अलग होंगे तो डिफरेंट होंगे, तभी तो मतलब ये फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो रही है। और इस तरह के जो सॉलिड्स होंगे उनको हम कहेंगे एनिसोट्रोपिक इन नेचर। और जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो अनआइसोट्रोपिक इन नेचर है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, भूलना नहीं है। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ क्रिस्टलाइन सॉलिड अनआइसोट्रोपिक है या आइसोट्रोपिक है, तो इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने इस कंसेप्ट को ढंग से समझा है तो इसमें आप जिंदगी भर कंफ्यूज नहीं होंगे। तो समझ में आ गई बात? क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? अनआइसोट्रोपिक इन नेचर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अलग अलग डायरेक्शन में डिफर करती है, यानी कि एक दूसरे से अलग हो जाती है, और उसका रीजन आपको मैंने यहां बता दिया है। और अमोर्फस सॉलिड के केस में क्या होगा? अमोर्फस सॉलिड के केस में क्या है कि कोई रेगुलर अरेंजमेंट तो होता नहीं एटम्स का, तो इसमें हो सकता है कि अलग अलग डायरेक्शंस में हमें जो एटम्स मिले वो एक जैसे मिल जाएं, तो इसलिए इसको आइसोट्रोपिक नेचर का बोलेंगे हम। जरा देखो, अमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, आइसोट्रोपिक नेचर के होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। क्लियर है ये पॉइंट? अमोर्फस क्या होंगे? आइसोट्रोपिक नेचर के, और क्रिस्टलाइन क्या होंगे? अनआइसोट्रोपिक इन नेचर के। तो ये पॉइंट आपने अच्छे से नोट डाउन करना है। अब इनके एग्जाम्पल भी हम नोट कर लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल बताओ क्या होगा? यहां एग्जाम्पल का हेडिंग डालो आप, एग्जाम्पल्स। NaCl, जिंक सल्फाइड, आयरन, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। एनिसोट्रोपिक एग्जाम्पल बताओ? प्लास्टिक, रबर, ग्लास, ये एग्जाम्पल है अमोर्फस सॉलिड्स के। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया।
तो ये था हमारा टॉपिक डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। अभी जो डिफरेंसेस हमने डिस्कस किए हैं तो उसके बेस पे कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं जो हमें करने जरूरी है, एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई सम ग्लास ऑब्जेक्ट फ्रॉम एशियंट सिविलाइजेशंस आर फाइंड टू बिकम मिल्की इन अपीयरेंस। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि कुछ ग्लास ऑब्जेक्ट्स कुछ प्राचीन सभ्यताओं में से जो हमें मिलते हैं तो वो हमें कुछ मिल्की अपीयरेंस देते हैं, यानी कि दूधिया कलर के दिखाई देते हैं। वो ग्लास धुंधला हो जाता है ना, कांच जो है वो थोड़ा धुंधला हो जाता है, तो वो क्यों होता है? तो इसका रीजन क्या है? देखो, मिल्कीनेस ऑफ ग्लास इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट अंडरगोज हीटिंग ड्यूरिंग द डे, यानी कि इसका कारण क्या है कि ये दिन में तो गर्म हो जाएगा जो कांच है, एंड कूलिंग एट नाइट, और रात को ठंडा हो जाता है ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स, कई सालों तक। तो अब इसमें एक पॉइंट मैं आपको नोट करना चाहूंगा, जरा गौर करिए। 2 टर्म्स आती है हमारे सामने, अनीलिंग एंड क्वेंचिंग। तो होता क्या है इसमें, एनीलिंग में भी हम किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करेंगे और बाद में उसको क्या कर देते हैं, हम ठंडा कर देते हैं। क्वेंचिंग में भी हम किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करेंगे और बाद में उसको क्या कर देते हैं, हम ठंडा कर देंगे। क्वेंचिंग की जो प्रोसेस होती है ये लुहार आमतौर पर करते हैं। लुहार क्या करते हैं, जैसे हम कोई लोहे की चीज उनके पास लेके गए तो वो उसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद में क्या करेंगे, अगर उसको क्या कहते हैं, अभी पीट के कोई बार कुछ तीखा करना होता हमने तो उसको पीटेंगे, तीखा कर देंगे और बाद में एकदम से पानी में डाल देंगे। एकदम पानी में डालने से क्या होगा, वो ठंडा हो जाता है। तो यानी कि हीट से कूल करने की जो प्रोसेस होगी वो बहुत फास्ट होगी। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है उनको बोलते हैं क्वेंचिंग। और अनीलिंग में क्या होता है कि अगर यही प्रोसेस स्लो हो तो उसको बोलेंगे अनीलिंग। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि वो हीटिंग ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन में तो वो गर्म हो जाता है और रात को वो क्या होगा, ठंडा होगा। किसी ने पानी नहीं डाला उसके ऊपर, वो आराम से ठंडा हो रहा है, स्लो प्रोसेस है ये। तो यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, अनीलिंग प्रोसेस हो रही है। ये तो आपको नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो क्लियर होगी ये बात। तो अब इसमें पॉइंट क्या, जरा गौर करो। कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अगर वो मेल्ट हो रहा है और मेल्ट होने के बाद में क्या वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो उसके जो एटम्स होंगे तो वो कहना एक रेगुलर पैटर्न में अपने आप अरेंज हो जाएंगे, यानी कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में अरेंज होने की कोशिश करेंगे, यही होगा। तो इसी वजह से इसके अंदर क्या है, एज ए रिजल्ट इट अक्वायर सम क्रिस्टलाइन कैरेक्टर, उसमें कुछ क्रिस्टलाइन कैरेक्टर आ जाते हैं, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में आ जाता है वो। और ये प्रोसेस लंबे टाइम के बाद में होती है, अब मीनिंग ए नंबर ऑफ ईयर्स लगते हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो कांच है वो धुंधला दिखाई देता है, यानी कि मिल्कीनेस उसमें हमें दिखाई देती है। तो नोट कर लो इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या दिया गया इसमें, वाई ग्लास विंडो पैन्स ऑफ वेरी ओल्ड बिल्डिंग्स, यानी कि पुरानी इमारतों के जो कांच की खिड़कियां हैं, आर फाउंड टू बी स्लाइटली थिकर, यानी कि वो नीचे से मोटी दिखाई देती है एट द बॉटम देन एट द टॉप, यानी कि टॉप के मुकाबले जो कांच होता है उन खिड़कियों का वो नीचे से जो बॉटम होता है वहां थोड़ा मोटा दिखाई देता है। कैसे, ये जैसे कोई कांच है, ये इसकी मोटाई है, तो कुछ समय बाद में क्या होगा, ये ऊपर से तो पतला दिखाई देगा लेकिन नीचे से क्या ना बॉटम से थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होगा, यानी कि थोड़ा सा फर्क पड़ेगा इसके अंदर पुरानी इमारतों का। तो ये क्यों होता है, तो इसके पीछे जो कंसेप्ट काम कर रहा है वो है सुपर कूल्ड लिक्विड का, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो सुपर कूल्ड लिक्विड कौन सा होता है, ग्लास ही होता है सुपर कूल्ड लिक्विड, उसी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो लिक्विड का काम क्या होता है, लिक्विड की प्रवृत्ति होती है बहने की, यानी कि टेंडेंसी टू फ्लो, यानी कि बहने की वो प्रवृत्ति रखता है। तो यहां भी क्या हुआ है कि जो कांच है वो बहने लग गया, फ्लो करने लग गया, वो टॉप से बॉटम की तरफ उसने फ्लो किया। तो यहां से कांच पिघल के कहाँ गया, इसके बॉटम में आ चुका है। तो यहां ये मोटा हो जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पानी की तरह ये बिल्कुल ही बह जाए, वैसा भी काम नहीं होता। इसकी जो विस्कोसिटी होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। अब विस्कोसिटी क्या होती है ये भी देख लो। विस्कोसिटी का मतलब होता है कि एक लेयर, यानी कि जो लिक्विड है वो लेयर वाइज लेयर मूव करता के, ये लिक्विड है कोई, इसमें लेयर्स होगी अलग अलग। अब ये जो ऊपर वाली लेयर है
इस लेयर पर कितना ज़्यादा मूव करती है, इनके बीच में कितना फ्रिक्शन है, उसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। अगर फ्रिक्शन बहुत कम है तो उसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। अगर इनके बीच में फ्रिक्शन यानी कि जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो ज़्यादा है तो वो विस्कोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे पानी और शहद की अगर हम बात करें तो पानी की जो विस्कोसिटी है वो बहुत कम होती है और शहद की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए अगर हम पानी को ऐसे डालेंगे तो वो आसानी से क्या करेगा, फ्लो करेगा, और अगर शहद को डालेंगे तो क्या होगा, वो आराम से निकलेगा धीरे धीरे, उसकी फ्लो करने की जो टेंडेंसी होती है बहुत कम होती है। और ये आ गया सुपर कूल्ड लिक्विड, तो इसकी जो विस्कोसिटी है यानी कि टेंडेंसी टू फ्लो क्या होगी, बहुत बहुत कम होगी। तो इसलिए क्या ना धीरे धीरे स्लोली फ्लो करता है। तो काफी लंबे टाइम के बाद में क्या है, जो बॉटम होता है इनका खिड़कियों का वो मोटा हो जाता है। तो इसका यही कारण है। तो नोट कीजिए क्या लिखा हुआ है, ग्लास इज एन अमोर्फस सॉलिड। ग्लास क्या एक अमोर्फस सॉलिड है विच इज सुपर कूल्ड लिक्विड, और वो क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड है जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, एंड बिहेव मोर और लेस लाइक एज ए लिक्विड, और ये या तो क्या करेगा, लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। एंड ग्लास फ्लो डाउन स्लोली एंड हेंस मेक दी बॉटम पोर्शन स्लाइटली थिकर, और ये क्या करेगा, नीचे की तरफ फ्लो करेगा स्लोली धीरे धीरे, और इसके कारण इसको क्या बना देगा, ये थिकर यानी कि मोटा बना देगा। और इससे आप ये नहीं समझ लेना कि ग्लास बहुत ज्यादा पानी की तरह बह रहा है, नहीं, काफी लंबे सालों के बाद में ये प्रोसेस हमें दिखाई देती है। यानी कि ये मान के चलो भी 10-12 सालों के बाद में कोई बिल्कुल हल्का फुल्का हमें कोई फ्लो इसमें दिखाई देगा, बाकी इतनी जल्दी ये नहीं होती प्रोसेस। तो नोट करो इसको।